अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ीन। बुलेटिन में आगाज में आपको बताएं कि तलबा, असातिज़ा और वालिदैन का 6.5 माह का तवील इंतजार खत्म हुआ। अब तैयारी तेज कर दें। मुल्क भर में 15 सितंबर से 3 मरहलों में तालीमी इदारे खोलने का उसूली फैसला हो गया। तलबा और असातिज़ा के लिए कोरोना SOPs की पासदारी लाजिम होगी। तलबा को एक दिन छोड़कर एक दिन स्कूल जाना होगा। डबल शिफ्ट किसी निजी या सरकारी स्कूल में नहीं लगेगी। तारीख का हतमी ऐलान NCOC इजलास के बाद किया जाएगा। इस्लामाबाद से देखिए फराह रब्बानी की ये रिपोर्ट। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले। तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 3 मराहिल में खोलने का उसूली फैसला कर लिया गया। नया तदरीसी शेड्यूल क्या होगा? वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास के ट्विटर पैगाम में सब वाज़े। जामियात, कॉलेजेस और 9वीं 10वीं का तदरीसी सिलसिला 15 सितंबर से बहाल होगा। 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लासेस 23 सितंबर से, जबकि नर्सरी से 5वीं तक 30 सितंबर से दोबारा शुरू होगी। इजलास में ये भी तय पाया कि किसी भी निजी या सरकारी स्कूल में कोई डबल शिफ्ट नहीं लगेगी। हर क्लास के निस्फ तलबा एक रोज और बाकी निस्फ दूसरे रोज हाजिर होंगे। तमाम तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजिम। कोरोना से बचाव के दीगर SOPs की पाबंदी भी करना होगी। तीनों मराहिल में एक एक हफ्ते का वक्फा कोरोना केसेस की कड़ी मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के फैसलों की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी राब्ता कमेटी देगी और बाज़ाब्ता ऐलान NCOC इजलास के बाद किया जाएगा। फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। फराह रब्बानी की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, इसी पर उनसे बात भी करेंगे। फराह, बताइएगा बैनुल सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ और किस सूबे ने क्या तजावीज़ दी? जी बिल्कुल, आज बैनुल-सूबाई तालीमी वज़रा कॉन्फ्रेंस की 20वीं मीटिंग थी जो कि अब ख़त्म हुई। अगर बात की जाए कि इसमें किस सूबे ने क्या तजवीज़ पेश की, जनरली अगर बात करें तो 15 सितंबर से ही तमाम लोग तालीमी इदारे खोलने के हक़ में फ़ैसला उन्होंने दे दिया है। लेकिन अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तजवीज़ दी गई कि बहुत सारे KP के ऐसे अज़ला हैं जहाँ पर कोरोना का या तो कोई केस सामने नहीं आया या कि वो बहुत जल्द कोरोना फ्री करार दे दिए गए थे, तो उनको पहले खोल दिया जाए। जिस पर वज़रा तालीम और मुख्तलिफ शुरका जो थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, तमाम सूबे स्कूल्स को एक साथ ही खोलेंगे, क्योंकि जो यूनिफॉर्मिटी का आंसर है अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो ये नुकसानदेह होगा। साथ ही साथ अगर बलूचिस्तान हुकूमत की बात की जाए तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से ये शिकवा किया गया कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हमारे पास इतने फ़ंड्स नहीं हैं कि हम जो स्कूल्स हैं उनमें सफाई करवा सकें या डिसइंफेक्शन करवा सकें या बच्चों को थर्मल गन्स और सैनिटाइजर्स प्रोवाइड कर सकें। उस पर हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से ये कहा गया कि आप फ़िक्र ना करें, ये मामलात हम खुद हल कर देंगे और आप 15 सितंबर से स्कूल्स खोलने की तैयारी करें। सिंध ने इत्तेफाक किया कि हतमी तौर पर 15 सितंबर से स्कूल्स खोल दिए जाएँ। ताहम उनकी जानिब से ये कहना था कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं सिंध में जिन्होंने वक्त मांगा है, जिन्होंने ये कहा है कि अभी हमें अपनी तैयारी मुकम्मल करने में कुछ टाइम लग सकता है। तो उनका यही कहना था कि अगर वो स्कूल्स टाइम लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, सूबे अपनी मर्जी से 22 या 23 या 24 की तारीख देकर स्कूलों को खोल सकते हैं। जी, अपडेट्स पे शुक्रिया फराह। पंजाब में स्कूल असातिज़ा स्कूल खुलने के ऐलान से खुश हैं, लेकिन कोरोना टेस्ट अपनी जेब से कराने की फिक्र सताई जा रही है। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की ये रिपोर्ट। पंजाब में स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। SOPs पर अमल दरामद के लिए असातिज़ा की तरबियत जारी है, लेकिन अपने खर्चे पर कोरोना टेस्ट कराने की तजवीज उनके लिए दर्द सर बनी हुई है। टीचर्स करवाएंगे खुद टेस्ट। क्यों हुकूमत पे आप बोझ डालते हैं? क्यों टैक्स पेयर का पैसा आप इस तरह करना चाहते हैं? एक टीचर है जिसको माशाल्लाह जबरदस्त सैलरी मिल रही है, वो एक कोरोना का टेस्ट करा के आके अपनी जॉब पे नहीं आ सकता। ये तो मेरे ख्याल से एक बड़ा ही अनफेयर किस्म का काम होगा। सरकारी इदारों के असातिज़ा के लिए कोरोना टेस्ट प्राइवेट लेबोरेटरी से कराने की तजवीज पेश की गई है। उधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर की ना ही लेबोरेटरीज मैसर हैं, ना ही पब्लिक सेक्टर में लेबोरेटरीज मैसर हैं, और आज भी अगर वो सिलसिला शुरू करें तो ये अगला 2 से 3 साल इस प्रोसेस में लगेंगे। तो क्या ये एक वाज़िया तौर पे इस तालीम दुश्मनी का सबूत नहीं, और जो जाहिर करता है कि आप इस आड़ में जो है मजीद जो है तालीम का जो तसलसल है उसको बंद रखना चाहते हैं। पंजाब में बच्चों का कोई कोरोना टेस्ट नहीं होगा। किसी बच्चे को बुखार हुआ तो उसे घर भेज दिया जाएगा। दानियाल उमर, समा, लाहौर। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। एसोसिएशन के सदर इब्रार हुसैन कहते हैं बाजार खुलने से मसला नहीं हुआ तो स्कूल खुलने से भी नहीं होगा। हुकूमत ये भूल गई कि बच्चों का नहायत कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। जब कोरोना ख़त्म हो चुका
और तमाम तर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही महफूज हैं, तो अब मज़ीद तालीमी इदारे बंद रखने का कोई जवाज़ नहीं है। पाकिस्तान भर के निजी तालीमी इदारों की एसोसिएशंस पहली सीनियर क्लासेस के हवाले से ये फैसला कर चुकी थी और 15 अगस्त से अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली मदारिस और सीनियर क्लासेस के बच्चे स्कूल मदारिस में आ रहे हैं। एक केस भी ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। कोरोना के दौरान बंद स्कूल्स खुलवाने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बार बार मुतालबात करती रही, मगर हुकूमत का जवाब ना में ही रहा। इस दौरान हुकूमती वज़रा और स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदों में क्या बहस रही, आपको दिखाते हैं। हुकूमत से मुतालबा है फौरी तौर पर स्कूलों और मदारिस को SOPs के मुताबिक खोलने का ऐलान करे, बसूरत दीगर तहफ़्फ़ुज़ तालीम के लिए और मुल्क भर के निजी तालीमी इदारे SOPs के साथ 15 अगस्त को खोल दिए जाएंगे। हम कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहते जिससे बच्चों की सेहत जो है उस पर कोई खुदा खास्ता असर पड़े। ड्रोन सिंध के अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स आई कि उन तालीमी इदारों को बंद जबरदस्ती पुलिस के जरिए करवाया गया। कौन सी एसोसिएशन, कितनी है, कितने बेटों को किसने इलेक्ट किया, किसने सेलेक्ट किया, किसने बनाया उनको, कौन से इलेक्शन हुए? जब से गवर्नमेंट आई है सिर्फ 85 वर्किंग डेज पढ़ाई हुई है। जब सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर से हम खोलना चाहेंगे। असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया, प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, हथकड़ियां लगाई गई और हथकड़ियां लगा के गाड़ी में बैठा के सरेआम पूरे शहर में चक्कर लगवाया गया। तदरीसी अमल बंद किया हुआ है और वो बंद रहेगा। वो कोई स्कूल मालिक अपनी मर्जी से शुरू नहीं कर सकता। खुदा के लिए 10 ब 10 दरख्वास्त है कि 15 अगस्त से तालीमी अदारे खोल दें। हम जिम्मेदार लोग हैं। अभी जाके ताले खोलने बैठ जाए, किसने मना किया? उनकी प्रॉपर्टी हम थोड़ी रोकेंगे। स्कूल खुलने के फैसले पर बच्चों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कोई स्कूल खुलने पर खुश है तो किसी ने छुट्टियां मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आइए देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और मैं बहुत पाबंदी से अपनी क्लासेस लेती थी और मैंने अपने मोबाइल पे क्लासेस ली हैं और मुझे बहुत मज़ा आया क्लासेस लेते वक्त। मुझे कुछ नया सीखने को मिला। अब स्कूल जाना है तो थोड़ी बहुत SOPs और प्रिकॉशंस तो करेंगे, थोड़ा सा मेंटेन कुछ दिनों तक करेंगे, लेकिन जब वो बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा तो फिर वैसे ही नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू करेंगे। मेरा स्कूल जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता। फ़ायदा क्या, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो चलती रहें। दोस्तों से भी बात हो जाती है फ़ोन पे, टीचर से भी होती है, तो स्कूल जाने का फ़ायदा क्या। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो चैनल लाया उससे बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होया है, तो इस तरह गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि बच्चों को फ़ायदा मिले। जब उनकी क्लास ना हो किसी दिन या कोई इशू हो तो उसकी वजह से बच्चे घर में बैठ के उस चैनल से कुछ सीख पाएँ। कोरोना वायरस में ऑनलाइन पढ़ने के बहुत से में नुकसान भी हुआ कि कभी इंटरनेट ख़राब हो जाता था, कभी कोई इशू हो जाता था, कभी टीचर के लैपटॉप में या डिवाइस हो जाता था। इससे बहुत से स्टूडेंट्स की एजुकेशन को नुकसान हुआ। अब ये है हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिल पाएंगे। कोरोना वबा में स्कूल बंद हुए तो कई असातिज़ा बेरोज़गार हो गए। सखर में इंग्लिश और सिंधी मज़ामीन पढ़ाने वाले टीचर्स पर ये 6 माह कैसे गुजरे, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। अगर स्कूल मैनेजमेंट हमें सैलरी देती, वक्त पर टाइम पर सैलरी देती, तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती, मेरे बच्चे ऐसे रोते नहीं, मेरे बच्चे कभी भी इस तरह से मुंह लटकाए घर पर बैठे ज़िंदगी नहीं गुजारते। आप तसव्वुर करें कि अगर आपके बच्चे 3 दिन से भूखे हों और सिर्फ 2 खजूरें और पानी पीते हों और आपसे वो मांगें कि मुझे आज खाना चाहिए, वो आज वो आपको कहें कि अब मुझे जो है ना आज कोई अच्छी सी चीज़ खिला दो, और आपके पास कुछ ना हो, तो आप क्या सोचेंगे। जिनके पास मैं लौट कर गया उनको बताया कि मैं मर रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है। मैंने दर दर की ठोकरें खाई, मैंने हाथ फैलाए बच्चों के लिए, मैंने 2-2, 10-10, 20-20 रुपए में काम किए, ऐसे ऐसे लोगों के कंप्यूटर पर काम किए जो मैंने बोला कि भाई 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, और मैंने आटा लेकर जो है ना घर पर दिया। मैंने 5 किलो के थैले के आटे के पीछे सारा दिन गुजार दिया है। सियासी चक्कर बस, और कुछ भी नहीं। लाइन में खड़े रहो, और जब वक्त आया, टाइम आया, तो सेल्फियाँ। ये है हमारा रियासत मदीना, ये है हमारा पाकिस्तान।
आगे बढ़ते हुए अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश हुए, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हर 2 नंबर आदमी आज वज़ीर और मुशीर बना हुआ है। सबसे करप्ट हुकूमत अवाम पर मुसल्लत है, लेकिन किसी एक शख्स के खिलाफ भी इंक्वायरी नहीं हुई है। 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है ये नैब अपने काम में लगा हुआ है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तरीका है, अपोजिशन को दबाने का तरीका है। आपको हकीकत से कहता हूँ, या आज नैब चला लें या मुल्क चला लें, नैब का चेयरमैन बताए कि यहाँ कौन सा जुर्म हुआ है। मेरे खिलाफ ये मीडिया में भी लीक किया गया कि इनको किसी इंडियन कंपनी ने पैसे भेजे। इतना बड़ा सफेद झूठ बोलने से पहले नैब को कोई शर्म तो आनी चाहिए। हम नैब से घबराते हैं ना, हम नैब से डरते हैं। 53 रुपए की चीनी 110 रुपए में बिक रही है। नैब का चेयरमैन टस से मस नहीं हुआ। आज जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत मौजूद है, जो हर रोज अवाम पर एक नया डाका डालती है, हर 2 नंबर आदमी आज वजीर और मुशीर बना हुआ है। पाकिस्तान की अवाम हमसे तोको लगाए बैठे हैं। इंशाअल्लाह PAPC इसीलिए हो रही है कि वहाँ पर शावरत से एक मुतफिका लाएअमल होगा। हमारा काम है इस करप्ट हुकूमत को घर भेजें। और मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कराची को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए अहम तरीन शहर करार दे दिया। कहा ऐलान करदा पैकेज के तहत रकम फराहम की जाएगी। कराची जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम तरीन शहर है। अच्छी डेवलपमेंट है कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर इस शहर के जो देरीना मसाइल हैं उनको हल करने जा रहे हैं, और इसके लिए जो अमाउंट्स रखे गए हैं वो इंशाअल्लाह ताला मुहैया किए जाएंगे और इसको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल होना चाहिए। इमरान खान साहब की तो जो सियासत है वो बुनियादी तौर पे बेस इस चीज़ पर है कि जो आम लोग हैं पाकिस्तान में उनकी मदद की जाए। उनकी कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है कि जी जिसमें सिर्फ अमीरों की मदद करनी है, या उनके कोई अपने धंधे हैं जिनको वो चलाना चाह रहे हैं, या उनके कोई ख़ानदान के लोग हैं जिनको वो कंसेशंस देना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी अरब पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त मुल्क है। जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के वो आलीशान है। ये जो इकनॉमिक एक तरह से रिलेशनशिप है वो हर लिहाज से बरकरार है और उसमें जो है कोई कमी बेशी नहीं होनी जा रही। कराची में तशद्दुद के बाद कत्ल होने वाली 5 साला बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समाचार नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, मजीद बताइए। जी बिल्कुल, देखें इस बच्ची का मेडिकल पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर ज़किया जो MLA हैं जिन अस्पताल की उन्होंने किया था, और उन्होंने इंकशाफ किया है कि मेडिकल में बात साबित हुई थी कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई थी और ज्यादती के बाद इसको किसी वजनी चीज सर पर देकर कत्ल किया गया था, जबकि इसके जिस्म पे किसी किस्म के कोई झुलसने के निशान नहीं थे। जबकि लाश को ख़राब करने के लिए बताया जा रहा है कि सर पर पत्थर मारे गए थे जिससे इसका कत्ल हुआ और उसके बाद ये फूल गई थी, जिसके बाद वो ख़राब हो गई थी लाश। बहुत शुक्रिया अपडेट किया सऊद आपने। कराची के बाद अंदरून सिंध में भी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। दरियाए सिंध, गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी नुकसानात का जायजा लेने सखर पहुंच गए। सिंध में बड़ी तबाही पर वफाक से मदद भी मांग ली। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर, पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, पानी की आमद 4,20,000 क्यूसेक है। 48 घंटों में 5 लाख क्यूसेक हो सकती है। वज़ीर आला मुराद अली शाह वज़रा के साथ सखर बैराज पहुंच गए, सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा महकमा इरिगेशन को मुतहरिक किया है, गुड्डू से कोटरी तक कमेटी बना दी है, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये हाई फ्लड सिचुएशन है। इस वक्त जो ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है वो हमारे इन देही ज़िलों में जहाँ पे पूरा दरिया साथ दे रहा है। सूबाई हुकूमत इतनी बड़ी डिज़ास्टर जो है, ये नेशनल कैलेमिटी है, उसको अकेले से नहीं कर सकती, उससे फेस नहीं कर सकती। हमें फेडरल गवर्नमेंट की शदीद मदद की ज़रूरत है।
खैरपुर में कच्चे के इलाके मुकम्मल डूब गए हैं। गुलूसियाल, सादिक कलहोड़ो, फैज मोहम्मद नारेजो समेत 200 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कंगरी, गम्बट और सोबोदेरों में हजारों अफराद फंसे हुए हैं। घोटकी में बचा बंद रोनती कच्चे के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कई गाँव दीगर इलाकों से कट गए हैं। दूसरी जानिब दादू के इलाके काछू में सैलाब को 14 दिन गुजर गए, लेकिन रास्ते अब भी बहाल नहीं किए जा सके। 200 देहात तहसील जूही और दादू से कटे हुए हैं। लोग खुले आसमां तले पड़े हैं। सड़क बंद, अशिया ख़ोरोनोश की किल्लत पैदा हो गई है। पेट के वबाई अमराज फूट पड़े हैं। इमदादी सामान की तकसीम के खिलाफ आज भी मुजाहिरे हुए। मुजाहिरीन ने कहा इमदादी सामान इंतजामी सतह पर तकसीम करने के बजाय वडेरों के हवाले कर दिया गया है। और जंग में दरियाए चनाब का सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन पीछे काश्तकारों की तैयार फसलों पर भी पानी फेर गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद खान। जंग में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। पानी उतरा तो लोगों ने भी माल मवेशी के साथ वापसी की राह ली, मगर फसलों के नुकसान का अजाला न हो सका। हमारी जो टीमें हैं एग्रीकल्चर की, रेवेन्यू की, वो सर्वे कर रही हैं। इंशाल्लाह जो ही सर्वे मुकम्मल होता है, जो क्रॉप डैमेज होता है उसकी कंपनसेशन के लिए हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भिजवा देंगे। सैलाबी रेले ने करोड़ों मालियत की फसलें बर्बाद कर दी। महकमा ज़राअत के मुताबिक चावल की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। ज्यादातर जो हमें नुकसान वो नजर आ रहा है वो राइस और फॉडर का जो एरिया था, जो तकरीबन लगभग 8,000 के करीब बनता है। काश्तकारों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि वो सैलाब से तबाहशुदा फसलों के नुकसानात का फौरी अजाला करें। मोहम्मद अरशद खान, समा, जंग। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने नहरी निज़ाम पर ख़तरे की घंटी बजा दी। समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ को इंटरव्यू में मोहसिन लगारी ने कहा यह मुआवजा है कि अब तक हमारा नहरी निज़ाम लोगों तक पानी पहुँचा रहा है। ये भी कहा कि बजट में नहरों की देखभाल के लिए 7 अरब और लाहौर का कचरा उठाने के लिए 18 अरब रुपए सालाना दिया जाता है। हमारे महकमे को नहरों की देखभाल करने के लिए तकरीबन 6-7 अरब रुपए मिलते हैं सालाना, और लाहौर का गंद उठाने वाली कंपनी को भी शायद 18 अरब रुपए मिलते हैं। तो तरजीहात हमारी ये हैं कि लाहौर का गंद उठाना जो है वो नहरी निज़ाम से 3 गुना ज़्यादा अहमियत। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके मुख्तलिफ़ वक्तों में जब इसकी वैल्यूएशन की जाती है तो ये 20 से 25 अरब डॉलर इसकी वैल्यू लगाई जाती है। दुनिया का जो असूल है एक वो ये है कि किसी भी ईंट और गारे की चीज़ के लिए ब्रिक एंड मॉर्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर 2 से 5% हर साल उसके मेंटेनेंस पे लगना चाहिए। तो जब मुझे ज़रूरत 70 अरब की और मुझे मिले 7 अरब तो ये नहरी निज़ाम किस तरह मेंटेन होगा। भावल नगर में एक नहर है हाकरा कनाल, वो 3200 क्यूसेक की कनाल है। पिछले साल वो 2 दफ़ा टूट गई। टूट क्यों गई कि उसके किनारे वगैरह लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से हुआ है। और ये नहीं कि वो 3200 पे टूटी, एक दफ़ा 2500 पे टूट गई, एक दफ़ा 2600 पे टूट गई। अपनी कैपेसिटी से कम पानी उसमें आ रहा था, लेकिन उसके क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हुई तो उसके किनारे कमज़ोर हैं और वो टूट गई। मेंटेनेंस की अहमियत लोगों को हमें इसलिए समझ नहीं आती कि कहीं जाके कोई नई तख्ती नहीं लगानी ना, कोई इफ्तिताह नहीं करना ना, मेंटेनेंस पे भी उन्हें तख्ती लगवा दें। यही फिर बहुत अलार्म है। मेरे ख्याल में तो ये मौजज़ा है कि अभी तक हमारा नहरी निज़ाम जो है वो लोगों तक पानी पहुंचा रहा है। उसमें बहुत कमियां कोताही हैं। एक चीज़ से पता नहीं शायद आप तंग बड़े होते हों या पता नहीं खुश होते हैं, वज़ीर आला की जब भी ये सिर्फ आप लोग नमक मिर्च मसाला लगाते हैं, उससे होता ये है कि लोगों आपका तो नमक मिर्च मसाला लग जाता है, लेकिन जो पुश्तों के ताल्लुक होते हैं आपस में वो ख़राब हो जाते हैं। अब उस्मान खान के वालिद साहब बुज़दार हमारी नेबरिंग ट्राइब है, हमारा पुश्तों का दादों परदादों लकड़ दादों तक का एक ताल्लुक है। अब आप लोग इस किस्म की बातें करके नमक मिर्च मसाला लगाते हैं, उससे बीच में दरारें आने लग जाती हैं और ये होता है कि पता नहीं शायद ये कोई मेरे खिलाफ साजिश करता फिर रहा है क्या है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं तो दफ्तर से घर, घर से दफ्तर वाला आदमी हूँ। आई हैव माई सर जिसे कहते हैं सिर सुट के काम करने वाला बंदा हूँ। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं हूँ, ना मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं। अपनी जो जिम्मेवारी तुम्हें हो उस जिम्मेवारी को पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ जब 170 MPs में से या वुज़रा ही कर लें 30-40 वुज़रा में से सिर्फ 2-3 नाम आए हैं मुतबादल के तौर पे, तो कौन दे देता है वो नाम?
लेकिन आपका नाम आता है। आई हैव नो आइडिया कैसे आ जाता है? आई हैव नो आइडिया जी। मेरे ख्याल में शायद क्योंकि शायद मैं शायद पुराना हूँ इसलिए कभी पुराने लोगों को देखा जाता होगा, या आई हैव नो आइडिया। वज़ीर आला बनना चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला काम है। जब इतना ताल्लुक है पुराना, तो फिर वो आपके जो प्रोफेशनल अभी जो काम है सरकारी, उसमें फिर वो बेहतर होना चाहिए। रुकावट क्यों है? आपको अक्सर टाइम फाइलें हमारे यहाँ मुल्क में जो एक निज़ाम है ना जी, नहीं चलता। फाइलों की मूवमेंट बड़ी स्लो होती है। मुझे उस पर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। आपका ताल्लुक है बुलदार साहब से पुराना, तो आपसे मिलते क्यों नहीं? उसके जो मैनेजमेंट, उसके साथ जो लोग हैं, वो लोग टाइम अरेंज करते हैं ना। मेरा उस दिन उसने वो मास्क की वजह से उसने रोका, तो मैंने कहा ये मास्क की वजह से आप भी नहीं पहचानेंगे कि कौन है क्या है। वो जो सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ है शायद वो सबको जानता भी ना हो, वो इतनी सी बात है। मैंने कहा हाँ ये मतलब इस तरह तो नहीं मुनासिब ना कि कोई हमें रोके। अगर मास्क आपने बता तो दिया, फिर भी वो रोक सिक्योरिटी वाले को नहीं पता ना। आपके जो थे वो डिपार्टमेंट के काम जिसके लिए आप ज़ाहिर ये होना नहीं चाहिए था, तो वो हो गए। आप फाइलें आई हुई अभी अगली कैबिनेट की मीटिंग में हमारी वो जो है पॉलिसी पेपर्स कैबिनेट में आनी है ना, अगले कैबिनेट वाले उसके और जो कैबिनेट तो उस दिन भी थी सर, तो उस दिन नहीं रखे गए थे ना। यही तो मैं कहने लगा भाई क्यों नहीं आए? हाँ इसको एक्सपेडाइट करें ना। आपके डिपार्टमेंट में करप्शन भी बढ़ी। आई एग्री। अच्छा तो बस फिर कोई ना बिजली का स्विच नहीं है कि इसको ऑन कर देना या ऑफ कर देना। इन लोगों की तनख्वाह क्या होती थी? आपको पता है क्या होती तनख्वाह? मतलब मेरे पास वो बच्चे बेचारे आते थे, 5 साल मैंने यूनिवर्सिटी के धक्के खाए, उसमें ग्रेजुएटों में आके STO लगाऊँ और मेरी तनख्वाह 35,000 रुपये। मुझे आप बताओ कि और मेरे पास इख्तियार इतना सारा है, तो वुड आई नॉट बी? आपको फरिश्ता होने की ज़रूरत है कि आप टेम्प्ट ना हो। इसीलिए ताकि उन लोगों का जो कर रहे थे आपने बात की कि ये सिर्फ इनको क्यों जुल्म ना करें बाकियों का। देखिए ना, अगर आपने कहना है कि ग्रेड 17 के ये मरात और ये तनख्वाह है, तो ग्रेड 17 का इंजीनियर भी है, ग्रेड 17 का उस्ताद भी है, डॉक्टर। तो अब मुझे बताएं कि वो मतलब हम पुलिस का कह रहे थे कि उनको हमने शायद 168,000 कर दिया, अगर मुझे नंबर याद, तो या तो फिर ये ग्रेड 17, 18, 9 ग्रेडों को ख़त्म कर दो ना कि सब एक जैसे हैं। और इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, जो मोहसिन लगारी साहब पिक्चर पेंट कर रहे हैं, इंतहाई खौफनाक है ये। जी बिल्कुल अलार्मिंग है, और ये वार्निंग दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मौजज़े से कम नहीं कि इस वक्त नहरी निज़ाम अभी तक पानी जो है वो दे रहा है। और आपको पता है कि मईशत का इस वक्त सब कह रहे हैं कि उसको बेहतर करना है, और मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत को कहा जाता है, तो फिर ज़राअत तो नहरी निज़ाम और पानी के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। और उस पर वो कह रहे हैं कि सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पूरे साल में 7 अरब दिया जाता है, जिससे कोई मुमकिन ही नहीं कि नहरी निज़ाम बच सके। और ये 25 अरब डॉलर इसकी मालियत है सारे नहरी निज़ाम की। और वो उन्होंने कहा कि इसके मुकाबले में आप देखें लाहौर का गंद उठाने के लिए सिर्फ 18 अरब उज़र दे रहे हैं, 3 गुना ज़्यादा नहरी निज़ाम से। तो जब ये प्रायोरिटी होंगी तो अब फिर मामला उन्होंने कहा है कि ये अलार्मिंग है। और एक उन्होंने मिसाल दी कि बहावल नगर में एक नहर जो है जिसकी कैपेसिटी 3200 क्यूसिक है, वो सिर्फ 2500 क्यूसिक पानी आने पर 2 दफ़ा टूट गई। अब इससे बाकी नहरों का भी अंदाजा लगा ले कि किस कदर ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और वो बेबस हैं वजीर के तौर पे, और वो कह रहे हैं कि यही मामला जो थे अब वो डिस्कस करने के लिए वो वजीर आला से टाइम भी मांगते हैं। वो इसीलिए वो जो नाखुशगवार वाक़या 17 अगस्त को भी हुआ उसकी भी उन्होंने तस्दीक की कि वो यही नाखुशगवार ये वाक़या पेश आया था, और फयाज़ हुसैन चौहान साहब उसे बिल्कुल ही मना कर रहे थे। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया। नहीं, मोहसिन लगारी को वज़ीर आला पंजाब से मिलने से रोकने की खबर समा 17 अगस्त को दे चुका था, लेकिन वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान ये खबर चलाने पर समा से खफा हो गए थे। उन्होंने खबर को बेबुनियाद करार देते हुए नईम अशरफ भट्ट से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया था। पहले ये बताओ, मुझे एक चीज बताएं कि आपके पास ऑडियो या वीडियो है इस चीज की? चौहान साहब, आपके इल्म में ये बात है कि नहीं? आप सीधा बताएं, हाँ करें, तस्दीक करें, तस्दीक करें। अब आप अगर आपके पास ऑडियो या वीडियो है देन आप ये चीज चलाएं। आपको माफी मांगनी चाहिए सीएम के हवाले से भी। ये कोई तरीकाकार नहीं होगा। चौहान साहब, आप वज़ीर इत्तलात हैं, एहसास होना चाहिए। एक और अदालती मामले का जिक्र। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साजिद गोंदल गुमशुदगी केस की समाअत के दौरान अदालत वजारत दाखिला पर बरहम हो गई। सख्त रिमार्क्स दिए, कहा वजारत दाखिला और इसके मातहत इदारे ज़मीनों पर कब्जे में लगे हुए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में कानून की अमलदारी नहीं तो बाकी पाकिस्तान में क्या होगा? इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, मजीद क्या कुछ हुआ समाअत के दौरान?
जी देखें, एक तो साजिद गोंदल की जो गुमशुदगी का केस है वो वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म के सामने रखने के अहकाम जारी किए गए हैं सेक्रेटरी दाखिला को, और ये कहा गया है कि उनको आगाह करके इस सारी सूरत हाल से फिर अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं। 17 सितंबर तक की तारीख दी गई है। उसके साथ ही सेक्रेटरी दाखिला चूंकि खुद अदालत में पेश हुए थे तो उनसे अहम सवालात उनके सामने अदालत ने उठाए कि आपके मातहत जितने भी इदारे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के छोटे से इलाके में कानून की अमलदारी यकीनी बनानी है, वो सब जमीनों पर कब्जों और जमीनों के कारोबार में लगे हैं। आप हमें बताएं कि क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है जो आपको इसकी इजाजत दे। सेक्रेटरी दाखिला पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया और साथ ये भी कहा गया कि 3 दिन से एक माँ का बेटा जो है वो लापता है और वो इस अदालत में खड़ी है। मुझे ये बताएं हमें अदालत को कि उसको हम क्या जवाब दें। वज़ीर आज़म से भी इसी सवाल का हमें पूछकर जवाब बताया जाए, ऐसा कहा गया है अदालत की जानिब से। और साथ ये कहा गया है कि सेक्रेटरी दाखिला अपनी नाकामी इस अदालत के सामने तस्लीम करें कि 3 दिन से वो अगर पता ही नहीं कर सके कि एक सरकारी अफसर जिसको जो गायब हो गया वो इस वक्त मौजूद कहाँ है, और सिर्फ 1400 स्क्वायर मील का ये इलाका है। शदीद बरहमी का इजहार किया गया है और समाज शदीद बरहमी का इजहार किया गया अदालत की जानिब से। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, अपडेट किया आपने। सरबराह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमिर खान का कहना है कि अभी तक मालूम नहीं हो सका कि साजिद गोंदल को किसने अगवा किया। अदालत मामला देख रही है जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुतहर्रिक हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, मजीद क्या कहना है सरबराह SCCP का? जी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह आमिर खान ने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया था। वहाँ पे साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि जब सवाल किया गया कि जो उनके अफसर हैं साजिद गोंदल वो कहाँ हैं, कुछ उनका पता चला तो उनका वो अभी तक लापता है और इदारे ने क्या इकदाम उठाए ये भी पूछा। तो साजिद गोंदल साहब ने ये बताया कि ये एक मुतलक जो है ये अफसर थे और साजिद गोंदल के अगवा से हम सब परेशान हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि ये कहाँ हैं और किसने इनको अगवा किया है, और अदालत ने भी ये मामला देख ली है। ये भी उन्होंने कहा कि साजिद गोंदल के अहले खाने के साथ राब्ते में है। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस वक्त मुतहर्रिक हैं। उम्मीद है कि साजिद गोंदल जल्द वापस आ जाएंगे। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अशरफ। रवा साल आने वाला सावन कुदरती हुस्न को अच्छी तरह से निखार गया। हब डैम और आसपास का इलाका हसीन मनाजिर का हब बना हुआ है। शायान सलीम हमें दिलकश नज़ारे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। बारिशों के बाद कराची में बहुत से मसाइल सामने आए, वहीं कुछ अच्छा भी हुआ है। कराची से कुछ फासले पर हब डैम पानी से भर गया है। 13 साल बाद हब डैम में पानी ओवरफ्लो होकर समंदर में जा रहा है। हब डैम के खास नज़ारे इस रिपोर्ट में देखते हैं। सावन क्या आया जैसे जंगल में मंगल हो गया। सहरा की प्यास ऐसी बुझी के हर सू हरियाली छा गई। हब डैम सयाहों के लिए बेहतरीन पिकनिक पॉइंट बन गया। मकामी लोगों की तो जैसे ईद हो गई। स्पिलवे को ही स्विमिंग पूल बना दिया। एक तरफ सरसब्ज और शादाब नजारे, दूसरी तरफ पानी का हसीन मंजर। यहाँ पे इतना पीस है और ये पानी पलटने का आवाज बड़ी प्यारे मंजर है। आज मैं तो मैं बच्चा होऊंगा तब ऐसे ओवरफ्लो हुआ होगा, बाकी मेरे 5-6 चक्कर लगे हब डैम में। इतना भरा हुआ मैंने कभी नहीं देखा हब डैम को। हब डैम में इतना पानी आया कि एक माह में 25 फीट इजाफे से पानी की सतह 340 फीट तक पहुंच गई, जो डैम में कम वक्त में सबसे ज्यादा पानी आने का रिकॉर्ड है। बारिशों के बाद हब डैम की खूबसूरती बढ़ गई है। कराची वाले समंदर के पानी में नहाकर थक चुके हैं और ताज़ा पानी में एंजॉय करना चाहते हैं तो हब डैम का रुख करें। ये जगह महफूज है, यहाँ डूबने का कोई खतरा नहीं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, सामा, हब बलोचिस्तान। कुछ दीगर खबरें। अमरीकी खातून ब्लॉगर को आर्जी रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया रची को फिलहाल मुल्क बदर करने से रोक दिया। वजारत दाखिला समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
सिंथिया डी रिची केस में नया मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी ब्लॉगर को मुल्क बदर करने से रोक दिया। वजारत दाखिला ने गुज़श्ता हफ्ते 15 रोज में सिंथिया डी रिची को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया था। सिंथिया रिची की दरख्वास्त पर समाअत। अमरीकी खातून ने वजारत दाखिला का हुक्म चैलेंज किया था। दौरान समाअत इनके वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। वजारत ने वीजा मुस्तरद करते वक्त वजूहात का जिक्र किया, न हमें सुना। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, वीजा मुस्तरद करने में वजूहात का जिक्र करना जरूरी नहीं। जब पाकिस्तानियों के वीजे मुस्तरद होते हैं तब तो कोई वजह नहीं बताई जाती। हम यकीनी बनाएंगे कि दरख्वास्त गुजार को मुकम्मल इंसाफ मिले। अदालत ने अमरीकी सहाफ़ी को आइंदा समाअत तक मुल्क बदरी से रोकने का हुक्म देते हुए वजारत दाखिला, DGFIA और दीगर से जवाब तलब कर लिया, जबकि सिंथिया रिची को तमाम इल्जामात के हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह करने की हिदायत भी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची में नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक मार्किंग भी मुकम्मल नहीं हो सकी। सलमान अहमद की रिपोर्ट। गुजर नाले पर तजावुज़ात के खात्मे का मिशन। आप किसी का घर नहीं कराएंगे जब तक आपने नया घर नहीं तामीर किया हो। बिलावल के बयान के बाद ऑपरेशन को ब्रेक लग गए। इंतजामिया गायब, मार्किंग मुकम्मल हुई न, सर्वे के लिए टीमें ठंडे कमरों से निकली। दूसरी तरफ नाले के अतराफ रहने वाले परेशानी का शिकार हैं। पहले आए कटिंग करके गए, ये लोग बोल के गए कि भाई यही जगह छोड़ दो आप, ठीक है। हम लोगों ने छोड़ दी। अब पीछे बनाई, पीछे बनाने के बाद फिर आ गए 5-6 दिन पहले कटिंग के लिए कि भाई ये जगह आप दे दो। मेरा एक मकान है आगे की तरफ है थोड़ा सा, तो वो मेरे वालिद का था जो कि मेरे को विरसे में मिला है। अगर वो चला जाता है तो मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सर्वे टीम का, मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। इससे पहले 3 रोज तक कैफे पियाला, ज़ियाउद्दीन अस्पताल और न्यू कराची में चंद दुकानों और गोदाम समेत कमर्शियल तजावुज़ात गिराई गई थी। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।